1970 की शुरुआत में ज्यादातर अमेरिकन को ये लगता था कि एनर्जी हमेशा सस्ती और इजीली अवेलेबल रहेगी। Well, just looking at my bills, I'm getting upset, paying more for electricity every month, and the gasoline is going up, and I'm used to being able to go when I want to, but suddenly I think I'm going to have to start curbing my habits. कार्स बढ़ती जा रही थी, हाईवेज तेजी से एक्सपेंड हो रहे थे और घरों में एयर कंडीशनिंग कॉमन होती जा रही थी। फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। देश भर में गैस स्टेशंस पर फ्यूल खत्म होने लगा। लोग घंटों तक लाइनों में खड़े रहते थे सिर्फ अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाने के लिए। कुछ स्टेशंस पर तो सीधा बोर्ड लग गया था, नो गैस। सो द क्वेश्चन इज दिस, अमेरिका में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अमेरिका को इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस देखना पड़ा? The Arab-Israeli War of 1973 sent an energy shock reverberating around the globe. The Organization of Petroleum Exporting Countries imposed its boycott and within a year raised prices more than 300%. क्योंकि 1973 में यम किप वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल को ओपनली सपोर्ट किया था, इसीलिए मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज ने यूनाइटेड स्टेट को ऑयल बेचना बंद कर दिया था। एकदम से ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं रहा, एक पॉलिटिकल वेपन बन गया। उस टाइम अमेरिका अपना लगभग 35% ऑयल इंपोर्ट करता था, इसीलिए इम्पैक्ट तुरंत दिखने लगा। ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुके थे और शॉर्टेज पूरे देश में फैल गई और कुछ सिटीज में तो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स तक बंद कर दी गई। इस क्राइसिस ने अमेरिकन लीडर्स को एनर्जी फ्यूचर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। Let this be our national goal. At the end of this decade, in the year 1980, the United States will not be dependent on any other country for the energy we need. प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने फ्यूल बचाने के लिए नेशनल 55 माइल्स पर आवर स्पीड लिमिट इंट्रोड्यूस की। It all sounds like a great plan until you have to be somewhere. Are you willing to slow down to 50 miles an hour? No. Why not? Because it's stupid, you know, and listeners like. बाद में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इस इशू को और सीरियस तरीके से लिया। उन्होंने एनर्जी क्राइसिस को मॉरल इक्विवेलेंट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। This difficult effort would be the moral equivalent of war. कार्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बनाया और सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, लेकिन ये विजन ज्यादा देर तक नहीं चला। 1980 में फोकस फिर से ड्रिलिंग और फोसिल फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। सोलर पैनल्स हटा दिए गए और रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट धीरे हो गई। लेकिन हिस्ट्री में एक ट्विस्ट भी था। कार्टर के टाइम जो अर्ली एनर्जी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, उसने बाद में फ्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में रोल प्ले किया, जिसकी वजह से यूएस फिर से एक बार मेजर ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। फ्रैकिंग ने फ्यूल को स्टेबलाइज करने में मदद तो की, लेकिन इसके साथ ही ऑल्टरनेटिव एनर्जी में इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई। 1970 एनर्जी क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा लेसन ये है कि एनर्जी डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री के लिए वनरेबिलिटी बन सकती है। 1970 में यूएस फॉरेन ऑयल पर डिपेंड था और जब सप्लाई रुकी तो पूरी इकोनॉमी हिल गई। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अमेरिका अपनी सारी एनर्जी खुद ही जनरेट करता है।